वे पाठ सेकंड दर्शन शास्त्र में प्रथम प्रश्न पत्र तर्क शास्त्र में इनफॉर्मल फैलेसी जो अनौपचारिक तर्क दोष है उनकी चर्चा हम पिछले वीडियो में करते आ रहे हैं। कई वीडियो जो है उसके अनौपचारिक तर्क दोषों के अंतर्गत जो बनाए गए हैं। दो प्रकार के तर्क दोषों की हमने अनौपचारिक तर्क दोषों की बात की थी, एक प्रासंगिक तर्क दोष और दूसरा संदिग्धार्थ तर्क दोष। पिछले वीडियो में हमने संदिग्धार्थ तर्क दोषों की चर्चा की थी और संदिग्धार्थ तर्क दोष से तात्पर्य क्या होता है, जिसमें संदिग्धता बनी रहती है, जिसमें अस्पष्टता होती है, जिसमें संदेह की संभावना होती है, अर्थात जो संदेह का निराकरण नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में जो है अस्पष्टता के कारण या संशय के कारण जो है संदिग्धार्थ तर्क दोष उत्पन्न होते हैं। संदिग्धार्थ तर्क दोष 5 प्रकार के होते हैं: अनेकार्थक तर्क दोष, भ्रामक रचना का तर्क दोष, स्वराघात तर्क दोष, संहिता दोष और विग्रह दोष। ये 5 प्रकार के जो है संदिग्धार्थ तर्क दोष है। हम प्रारंभिक जो है 2 तर्क दोषों की बात कर रहे थे, अनेकार्थक तर्क दोष और दूसरा है भ्रामक रचना। अनेकार्थक तर्क दोष से तात्पर्य क्या था कि एक ही शब्द के जो है अनेक अर्थ हमें देखने को मिलते हैं और उस वाक्य का अर्थ जो है किस संदर्भ में लेना चाह रहे हैं, यह अस्पष्टता के कारण जो इसमें दोष होता है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ है और हम जो है प्रयोग करना चाह रहे हैं, उसका अर्थ जो है उस संदर्भ में है या नहीं, उस संदर्भ में अस्पष्ट होने के कारण जो है यदि हम प्रयोग करेंगे तो अस्पष्टता का तर्क दोष होगा। भ्रामक रचना का तर्क दोष जो है ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न होता है जब हम जो है व्याकरण संबंधी गलतियाँ कर बैठते हैं। व्याकरण संबंधी गलतियों का ध्यान नहीं रखने के कारण जब वाक्य का निर्माण करते हैं तो क्या हो जाता है, भ्रामक रचना का तर्क दोष हो जाता है। जो पिछले वीडियो के अंतर्गत आपको उदाहरण दिया था कि भाई किसी देश के संदर्भ में हम कहना चाहें कि ईरान जो है इराक पर आक्रमण करता है तो एक शक्तिशाली राष्ट्र का विनाश हो जाता है। ईरान जो है इराक पर आक्रमण करता है तो शक्तिशाली राष्ट्र का विनाश हो जाता है। इस वाक्य का जो निर्माण किया गया है उसमें अस्पष्टता हमें देखने को मिलती है। पहली बात कि ईरान जो है इराक पर आक्रमण करता है तो एक शक्तिशाली, किस राष्ट्र को हम शक्तिशाली कहना चाह रहे हैं? हम ईरान को शक्तिशाली कह रहे हैं या इराक को शक्तिशाली कह रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं। दूसरी बात कि एक शक्तिशाली राष्ट्र का, एक राष्ट्र का विनाश हो जाएगा। किस राष्ट्र के विनाश की बात कर रहे हैं? ईरान की बात कर रहे हैं या इराक की बात कर रहे हैं? जब वाक्यों के द्वारा जो है अर्थ स्पष्ट नहीं हो, उसमें संदिग्धता बनी रहेगी तो ऐसी स्थिति में भ्रामक रचना का तर्क दोष हो जाता है। तीसरा जो तर्क दोष है स्वराघात का तर्क दोष है। और स्वराघात का तर्क दोष कब होता है, जब हम किसी स्वर विशेष पर जोर दें और उसके एक भाग पर जोर देने से उसका यदि अर्थ बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वराघात तर्क दोष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ये कहें कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये देखिए एक सेंटेंस है, रोको रोको मत जाने दो। अब देखिए हम यहाँ जो है रोको पर बल देना चाह रहे हैं, रोको रोको पर बल देना चाह रहे हैं या रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। रोको पर बल देने का तात्पर्य क्या है, हम रुकने की बात कर रहे हैं, रोकने के लिए बल दे रहे हैं। तो इस रोको पर बल देने से क्या हो गया, रोको पर बल देने से क्या हो गया कि किसी को रोकने पर बल दिया जा रहा है। या यदि हम रोको पर बल दे रहे हैं इसका तात्पर्य जो है रोकने के लिए जो हम कह रहे हैं। और दूसरी बात कि हम जो है मत जाने दो, रोको मत जाने दो, नहीं जाने पर हम बल दे रहे हैं। और दूसरी हम कहें कि रोको मत जाने दो। पहले तो हम रोको पर बल दे रहे थे, अब कह रहे हैं कि मत रोको मत जाने दो। अर्थात यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, हम जाने की अनुमति दे रहे हैं। पहली स्थिति में रोकने पर बल दे रहे थे, दूसरी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, जाने पर बल दे रहे हैं। तो शब्द तो एक ही है लेकिन उसके किसी एक भाग पर, इस एक स्वर पर अधिक बल देने से यदि वाक्य का अर्थ बदल जाता है तो ऐसी परिस्थिति में स्वराघात तर्क दोष होगा। एक शब्द पर बल दिया, रोको पर बल दिया तो रुकने का आदेश हम कर रहे हैं, रोको मत पर बल दे रहे हैं तो इसका तात्पर्य जाने के लिए अनुमति हम प्रदान कर रहे हैं, रोको मत जाने दो, जाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक शब्द पर बल देने से यदि उसके अर्थ में जो है परिवर्तन आ जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, स्वराघात का तर्क दोष कहेंगे।
अंशी पर लागू करते हैं। दो चीज, एक तो अंशी और एक अंश। अंश के लक्षणों को किस पर लागू करते हैं? अंशी पर लागू करते हैं, या अंशी के लक्षण को अंश पर लागू कर दिया जाए। दो प्रकार के तरक दोषों की बात हम करेंगे, संहति और विग्रह दोष। ये एक दूसरे के विपरीत तरक दोष है। एक कह रहा है कि अंश के लक्षणों को अंशी पर लागू कर दिया जाए, दूसरा कह रहा है कि अंशी के लक्षणों को अंश पर लागू कर दिया जाए। तात्पर्य क्या है कि पहले हम बात करें संहति तरक दोष की। संहति तरक दोष कब उत्पन्न होता है? जब हम जो है किसी वस्तु के अंश के लक्षणों को उस पूर्ण वस्तु पर लागू कर दे, और जो पार्ट है पूर्ण वस्तु है उस पर लागू कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें कहें कि ए मशीन है, ए मशीन जो है उसके जो पार्ट्स है उसके अंग है छोटे छोटे और हल्के। ए मशीन जो है उसके पार्ट्स कैसे हैं? छोटे छोटे और हल्के हैं, छोटे छोटे और हल्के हैं। ये अंश है, अंश की बात हम करें। ए मशीन जो है, सपोज कीजिए कि ए मशीन की बात हम करें, ए मशीन के पार्ट्स कैसे हैं, अंग कैसे है? छोटे छोटे और हल्के। इसके आधार पर हम ये निष्कर्ष करें कि अतः जो ए मशीन है वो छोटी और हल्की है। अंश के लक्षणों को अंशी पर हम लागू कर रहे हैं कि ए मशीन जो है उसके अंग जो है उसके पार्ट्स जो है छोटे छोटे और हल्के हैं। उसके आधार पर हम कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं कि क्या निकालना चाह रहे हैं कि वो मशीन जो है कैसी होगी? छोटी और हल्की होगी। हम इस बात को जानते हैं कि बहुत भारी जो मशीन है उसके भी पुर्जे जो है कल पुर्जे छोटे छोटे और हल्के हो सकते हैं। तो यहाँ छोटे छोटे जो है अंशों के आधार पर क्या कर लिया हमने? अंशी पर लागू कर दिया कि भौतिक जो है ना, हम ये कहें कि परमाणु की बात में करें या भौतिक अणुओं की बात करें कि भौतिक अणु जो है छोटे छोटे होते हैं, अतः उनसे बनी हुई वस्तुएं भी क्या होगी? छोटी और हल्की होगी। परमाणु जो है, परमाणुओं के द्वारा वस्तुओं का निर्माण होता है। तो परमाणु जो है क्या है? सूक्ष्म रूप है। उन सूक्ष्म भौतिक अणुओं से जो है भौतिक वस्तु का जो निर्माण होगा वो भी कैसा होगा? भौतिक वस्तु जो है सूक्ष्म भौतिक वस्तु का निर्माण होगा। यदि इस प्रकार की हम चर्चा करेंगे, इस प्रकार का कंक्लूजन करेंगे कि अंश के लक्षणों पर अंशी पर लागू कर दें, जो पार्ट्स है उस पार्ट्स के आधार पर पूर्ण वस्तु की बात करना चाह रहे हैं कि जैसे उसके पार्ट्स है वैसे ही क्या होगी? वस्तु होगी। यदि पार्ट्स के आधार पर पूर्ण वस्तु की चर्चा की जाती है या उस पर वो लागू करते हैं तो क्या हो जाएगा? संहति तरक दोष उत्पन्न हो जाता है। संहति तरक दोष, संहति तरक दोष का तात्पर्य क्या है? अंश के लक्षणों को अंशी पर लागू कर देना। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि ए मशीन जो है छोटी है, ए मशीन के अंग जो है छोटे छोटे और हल्के हैं, अतः ए मशीन जो है छोटी और हल्की होगी। हम भली बात ही जानते हैं कि मशीन जो बड़ी होती है, भारी होती है, उसके अंग भी छोटे हो सकते हैं, हल्के हो सकते हैं, लेकिन हमने जो है अंश के लक्षणों को अंशी पर लागू करके निष्कर्ष निकाला। ऐसी स्थिति में जो है संहति तरक दोष हो सकता है। इसके बाद में जो है विग्रह दोष। विग्रह दोष क्या है? संहति दोष का विपरीत है। जहाँ संहति दोष में हमने देखा था कि अंश के लक्षणों को अंशी पर हम लागू करें। अंशी से तात्पर्य क्या है? पूर्ण वस्तु है। अंश का तात्पर्य पार्ट्स है उसके। तो अंश के लक्षणों को अंशी पर लागू कर रहे हैं। उसके विपरीत विग्रह दोष के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि अंशी के लक्षणों को अंश के ऊपर लागू कर रहे हैं। पहले हम जो है अंश के आधार पर अंशी की बात कर रहे थे। विग्रह दोष के अंतर्गत हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो अंशी है, जो पूर्ण वस्तु है, उस पूर्ण वस्तु के लक्षणों को, उनके गुणों को उसके पार्ट्स पर लागू करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए कि हमारा हाथ जो है वो भारी से भारी सामान उठा सकता है। हमारा हाथ जो है भारी से भारी सामान उठा सकता है। ये हमारा हाथ जो है इन अंगुलियों के संदर्भ में क्या है? अंशी है, और ये अंगुलियां इसके पार्ट्स हैं। यह हाथ जो है ये तो पूर्ण वस्तु है जिसको हम अंशी कह रहे हैं, और ये जो अंगुलियां हैं इसके पार्ट्स के रूप में, अंग के रूप में
जानी जाती है। तो हमने यहाँ पर प्राय देखा कि हमारा जो हाथ है भारी से भारी सामान उठा सकता है, जैसे पानी से भरी हुई बाल्टी को हम उठा सकते हैं। अब ये जो बात है हम किसके ऊपर लागू करना चाहते हैं? अंशी के लक्षणों को अंश पर लागू करना चाहते हैं कि हमारा हाथ जो है भारी से भारी सामान उठा सकता है, तो हमारी अंगुली भी भारी से भारी सामान उठा सकती है। हमारी अंगुली जो है वो भी क्या कर सकती है? भारी से भारी सामान उठा सकती है। तो हमारा जो हाथ जो है उसमें वो तो पूर्ण वस्तु है, और पूर्ण वस्तु होने के कारण भारी से भारी सामान उठाने का कार्य कर सकता है, परंतु हमारी अंगुली जो है उसका एक पार्ट है, उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो जो है जो कार्य हाथ कर रहा था वो कार्य जो है हमारी अंगुली भी कर सके, क्योंकि अंगुली में बाल्टी को उठाने की शक्ति नहीं है। अंगुली जो है उसका सूक्ष्म रूप है, और सूक्ष्म रूप होने के कारण वो कार्य नहीं कर सकती जो हमारा हाथ जो है भारी से भारी सामान को उठा सकता है। इसका तात्पर्य है कि जैसे मशीन के संदर्भ में भी हम देखें, मशीन के संदर्भ में भी हम देखें कि ये एक मशीन बहुत भारी है, तो उसके अंग भी कैसे होंगे? बहुत भारी होंगे। जैसे हमने सहित दोष के अंतर्गत देखा था कि मशीन के अंग छोटे हैं और हल्के हैं, तो मशीन भी कैसी होगी? छोटी और हल्की होगी। यहाँ पर मशीन को देखेंगे कि मशीन जो है यदि भारी है तो उसके पार्ट्स जो होंगे वो भी भारी होंगे। तो यदि यहाँ पर जो है अंश के जो अंशी के लक्षणों को अंश पर लागू करेंगे तो विग्रह दोष होगा, और यदि अंश के लक्षणों को अंशी पर लागू करेंगे तो संहिता दोष होगा। दोनों में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। संहिता और विग्रह दोष एक दूसरे के विपरीत है। एक कह रहा है कि अंश के लक्षणों को अंशी पर लागू करना, दूसरा कह रहा है अंशी के लक्षणों को अंश पर लागू करना, कि हमारा हाथ जो है वो अंशी है और अंगुलियां जो है उसका पार्ट है। जो कार्य हमारा हाथ कर सकता है वो अंगुली भी करेगी, ये संभव नहीं है। यदि हम इस तरह का कंक्लूजन निकालेंगे तो क्या होगा? विग्रह दोष हमें देखने को मिलता है। तो संदिग्धार्थक तर्क दोषों के अंतर्गत 5 प्रकार के तर्क दोषों की हमने चर्चा की है। अनेकार्थक तर्क दोष जो एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और उनकी स्पष्टता स्पष्ट नहीं होने के कारण या संदिग्धता होने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। भ्रामक रचना का व्याकरण संबंधी गलतियों के कारण जो ये दोष उत्पन्न होता है। स्वराघात तर्क दोष के अंतर्गत देखा कि एक विशेष स्वर पर बल देने से या एक शब्द पर बल देने से यदि वाक्य का अर्थ बदल जाता है तो वो स्वराघात तर्क दोष होता है। संहिता दोष जो है अंश के लक्षणों को अंशी पर लागू कर देते हैं तो संहिता दोष होगा, और अंशी के लक्षणों को यदि अंश पर लागू कर देंगे तो विग्रह दोष होगा। तो प्राय हमने देखा कि ये जो तर्क दोष है, जो अनौपचारिक तर्क दोष का जो संदिग्धार्थक तर्क दोष थे, उसके 5 तर्क दोषों की हमने चर्चा की है। तो इनफॉर्मल फैलेसीज के अंतर्गत जो है लगभग हमने 17 तर्क दोष, 12 जो है प्रासंगिक तर्क दोषों की बात की थी और 5 जो है संदिग्धार्थक तर्क दोषों की बात की है। तो ये जो फैलेसीज है, इन फैलेसीज से बचने के लिए हमें जो है सावधानी यदि हम बरतें, नियमों का यदि पालन किया जाए तो शायद हम जो है इन फैलेसीज से बच सकते हैं। लापरवाही के कारण, जल्दीबाजी के कारण हम जो है तर्क दोष, हमारे जो वाक्यों में जो है तर्क दोष हो जाते हैं। तो यदि हम सावधानी के साथ में कथन करेंगे, जो है स्पष्टता के साथ जो है उसका विश्लेषण करने का कार्य करेंगे, छोटे भागों में बांट कर करेंगे तो शायद हम बच सकते हैं। परंतु यदि हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, जल्दीबाजी करेंगे, हड़बड़ाहट में कार्य करेंगे, वाक्यों का निर्माण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो है इनफॉर्मल फैलेसीज होती है। तो इनफॉर्मल फैलेसीज के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताया गया है, और पिछले वीडियो में आप लोगों को इससे पहले की जो फैलेसीज थी, अनौपचारिक तर्क दोष थे, उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। तो फैलेसीज का जो अनौपचारिक तर्क दोषों का जो चैप्टर है कि यह यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अब हम मानक आकार के तर्क वाक्यों की बात करेंगे कि मानक आकार का तर्क वाक्य क्या होता है, कितने प्रकार के तर्क वाक्य होते हैं, उनके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है तर्कशास्त्र के जो है अध्ययन के लिए आवश्यक है कि उसमें नियमितता होनी चाहिए। यदि नियमितता आप लोग नहीं रखेंगे तो तर्कशास्त्र में समझना संभव नहीं है। अब जितना भी पार्ट्स आएगा
वो सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ आएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को नियमित रूप से देखें। जो आप लोगों को PDF भेजे जाते हैं उनको भी नियमित रूप से लिखें, तभी आप लोगों के तर्कशास्त्र समझ में आएगा। तो आप लोग उसका लाभ उठाएं, तर्कशास्त्र को सीखने का प्रयास करें। तर्कशास्त्र व्यवहारिक जीवन में बहुत आप लोगों के उपयोगी है, क्योंकि मनुष्य को यदि तर्क नहीं करना आता है, विश्लेषण नहीं करना आता, तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो तर्कशास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य को मनुष्य बनाने का कार्य करता है, मनुष्य को विवेकशील बनाने का कार्य करता है। तो निश्चित रूप से आप तार्किक बने, अंधविश्वास, पाखंड आदि में न पड़े। और वो तभी संभव है जब हम तर्कशास्त्र का सही ढंग से अध्ययन करेंगे, सही ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।